नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नालवा सन्स के ऊपर और सुमित सिक्योरिटीज के ऊपर। यानी कि जो भी होल्डिंग कंपनियां गिरी है हम उनके ऊपर बात करने वाले। ठीक है, यहाँ पे मुझको पता है बहुत लोग फंसे हुए हैं, नालवा सन्स में भी सुमित सिक्योरिटीज में भी हाई से काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, वीडियो में मैं आपको आराम से समझाऊंगा, पैनिक करने जैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे खुद पोर्टफोलियो में नालवा सन्स पड़ा है और हाई से पड़ा है, ऐसा नहीं कि इस गिरावट में पड़ा है, बिल्कुल नहीं। मेरे पास भी 8-9-10 हज़ार रुपए के लेवल से पड़ा है। तो यहाँ पे कुछ डरो मत, यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, समझो। और समझने के बाद मेरे ख्याल से आपके मन में जो भी पैनिक रहेगा ना वो निकल जाएगा। काफ़ी छोटा सा वीडियो रहने वाला है, आराम से देखो। यहाँ पे देखो नालवा सन्स हाई कितना लगा है, अराउंड हाई लगा है 9,974। ठीक है, मेरे पास भी ऑल टाइम हाई के आसपास का पड़ा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे गिर के आ चुका है अभी 4,811 रुपया। यहाँ पे देखो ये एक नालवा सन्स ना होल्डिंग कंपनी। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ, मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ उसके रीज़न भी है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें लिखा था कि क्या आपका शेयर वापस ऊपर जाने लायक है। इसमें कुछ क्राइटेरिया मैंने बताया था कि अगर आपके स्टॉक कुछ इस क्राइटेरिया पे फिट होता है तो आपका स्टॉक अच्छा है। फिर जब गिरा है 30-40% तो डरने जैसा नहीं है अगर आपका स्टॉक ये क्राइटेरिया पे खड़ा होता है। तो उस पर हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि जो होल्डिंग कंपनी है उस पर तो ये सारे क्राइटेरिया फिट ही नहीं होते, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का आरओसी और आरओई, डिविडेंड यील्ड, ये सब तो कुछ मतलब ही नहीं है। सही बात है भाई, क्योंकि होल्डिंग कंपनी डिविडेंड अर्निंग आता है, उनको डिविडेंड का पैसा आता है, वो तो दूसरी कंपनी पे निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके वजह से मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो नालवा सन्स के ऊपर अगर हम बात करें, स्टडी तो नहीं कर सकते हम कि इस पे कि ये भाई अच्छी है कि बुरी है कंपनी, पर हम इसमें एक चीज़ ये कर सकते, एक वेबसाइट पे जाओगे ना आप, ट्रेड लाइन करके है, इस पे आप ना इसकी जो मेजर कंपनी होल्डिंग है, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ, नालवा सन्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो कितने हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 19,000 करोड़ का। ठीक है, और इस 19,000 करोड़ में से जो 218 करोड़ है वो हेक्साट्रेड कंपनी में है, और 2,500 करोड़ किस कंपनी में, जिंदल सॉ में है। 150 करोड़ का जो होल्ड इन्वेस्टमेंट है जीआईटेफ इंफ्राडॉलिक में है। 61 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो जिंदल स्टेनलेस में है। और अराउंड 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जीएसडब्ल्यू होल्डिंग में, और शालीमार पेंट में भी 14 करोड़ का होल्डिंग है। और ये तो होल्डिंग की वैल्यू गिरने के बाद इतना कम हुआ। अगर आप ओवरऑल देखोगे इस वेबसाइट पे तो आपको ऑलमोस्ट 40% जो इनका इन्वेस्टमेंट डिटेल है हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बाकी का जो 60 और 70% का इन्वेस्टमेंट का डिटेल वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इन्होंने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके रखा है, नालवा सन्स ने अनलिस्टेड स्टॉक में भी करके रखा है। तो हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है, कि इनकी जो होल्डिंग कंपनियाँ वो अच्छी है कि बुरी है। पर हम इस कंपनी पे तो स्टडी कर सकते हैं ना। ठीक है, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग हुआ, जीएसडब्ल्यू एनर्जी हुआ, जिंदल स्टेनलेस हुआ, ठीक है, जिंदल सॉ हुआ। ठीक है, तो ये कंपनी पे आप स्टडी करो, आपको पता चल जाएगा कि नालवा सन्स कैसा है। ठीक है, मैं उनके लिए वीडियो है जो इस पे बोल रहे थे कि क्या मैं नालवा सन्स के ऊपर कैसे स्टडी करूं, कैसे पता करूं ये अच्छा है कि नहीं। अब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी एक म्यूचुअल फंड की तरह रहता है। आज सबका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट गिरा हुआ है। ठीक है, सब म्यूचुअल फंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं एवरेज तो 8 से 9% गिरे हुए। ठीक है, मिनिमम 8 से 9% गिरे। म्यूचुअल फंड क्यों गिरा हुआ है? बिकॉज म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कंपनी गिरी हुई है। म्यूचुअल फंड क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कंपनी गिरी है। अब देखा जाए तो इंडिया में किसी को, मतलब किसी का अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो स्टॉक पे एक टाइम पे ट्रस्ट नहीं रह सकता है, पर म्यूचुअल फंड पे बोलूं तो उस पर ट्रस्ट रह सकता है। ठीक है, पर उनको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक के वजह से ही चलता है। यहाँ पे मेंटेलिटी है ऐसे इंडिया में। अगर आप बोलोगे ना म्यूचुअल फंड तो बोलेंगे सही है, बट मैं सीधा स्टॉक डायरेक्टली अगर बात करूँगा तो बोलेंगे नहीं नहीं, बहुत अप एंड डाउन होता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो म्यूचुअल फंड भी स्टॉक की वजह से ही चलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक में पैसा लगाता है, वो होल्डिंग स्टॉक में रखता है। तो जो होल्डिंग कंपनी रहता है सेम ये भी म्यूचुअल फंड की तरह है। इन्होंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब गिरते मार्केट में वो कंपनियां गिर रही है तो इसके वजह से ये गिर रहा है। समझे, ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। अब गिरते मार्केट में इनकी होल्डिंग गिर रही, कंपनियां गिर रही है, इसके वजह से ये गिर रहा है। हाँ,
हम कब डरते थे नालवा सन्स में और कब पैनिक मचाते थे और मतलब कब हम बोलते थे कि ये तो एकदम बेकार कंपनी है, जब इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होता था, मतलब ये अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करते तब। पर ये ऐसा कर रहे क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो देखो 9,000 करोड़, 14,000 करोड़, 19,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू बढ़ रहा है। ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हम इस होल्डिंग कंपनी से कब डरते थे, कब पैनिक मचाते थे? जब ये अपने शेयर्स को बेचते थे जो इन्होंने होल्ड करके रखा। ऐसा कर रहे क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे। रीज़न क्या है? इनकी होल्डिंग कंपनियां गिर रही है जिसके वजह से ये भी गिर रहा है। ये पूरा डिपेंड है होल्डिंग कंपनियों की वजह से, ठीक है। और मेरे पास भी खुद पोर्टफोलियो में इतना पैनिक जैसा कुछ भी नहीं है। मैं भी 30-40% के लॉस में बैठा हूँ मैंने। और मैं बताऊं, इसको नालवा सन्स को 6,200 पे कवर किया था, वहाँ से एक हाई लगाया 9,000 का, 9,500 का। और फिर जब डाउन हुआ तो मैं उतना ध्यान भी नहीं दिया, बहुत मैं जल्दी में था वैसे भी, ठीक है। और मैंने वो हाई पे ले लिया, ठीक है। और फिर रखा तो रखा ही दिया, फिर निकाल ही नहीं पाया। मेरे को पता था वो टाइम पे हाई था और मैं वो टाइम पे अलर्ट करके वीडियो भी बनाया था, ठीक है, कि ये अभी हाई पे, समझे बात को। और एक बात और मैं आपको सीरियस बताता हूँ, अगर कोई ऐसा सोचेगा ना, अगर मतलब ठीक है अब तो सब चलो ठीक है, जो हाल फिलहाल ट्रैप है, फंसा है, पर कोई अगर ये भी दिमाग लगाएगा ना कि सोचता रहेगा कि मैं 4,800 पे ले लेता था, 5,200 पे लेता था, एक महीना रुक जाता था मार्केट गिरने का, ये कभी नहीं हो पाता था, ठीक है। एक बार जब हम ऐसा सोचते ना, जब नीचे पे ले लेंगे तो फिर क्या सोचते, और नीचे आए तो ले लेंगे, ठीक है। तो एक तो अच्छा ही है ना, मतलब एंट्री कर ही लिया, कभी ना कभी एंट्री करना ही था, ठीक है। और बहुत लोग यहाँ पे ऐसे दिमाग में उनके चलता रहेगा कि यार इस लेवल पे ले लेता था, 6,000 पे आ जाता था तब ले लेता था, क्यों मैंने 9,000 पे लिया, क्यों 8,000 पे लिया, क्यों 7,000 पे लिया। पर अगर आप ऐसी अगर थिंकिंग है ना आपकी, तो आप नहीं ले पाते थे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं लोगों से बात करता हूँ ना, बोलता हूँ कि भाई ठीक ठाक वैल्यूएशन हो चुका है मार्केट का, मतलब ठीक है, अच्छा है, पैसा डालने लायक है मार्केट, तो लोग क्या बोलते, अभी और गिरेगा। तो भाई ऐसा बॉटम पकड़ने जाओगे तो फिर टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि एक बार जो फ्लो में हो गया है, ठीक है। अब इसमें इतना चिल्लाने जैसी बात नहीं, कंपनी में कुछ इशू नहीं है। और ये कंपनी में इशू रहेगा क्या? ये कंपनी को, और मतलब इनको थोड़े ना कुछ काम धंधा करना है। ये जो कंपनी का वजूद है, इनके इन्वेस्टमेंट के वजह से इनका वजूद है। और इनका इन्वेस्टमेंट है टॉप पे ही है ना, इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो ये बेच नहीं रहे ना। बेचते तो हम बोल सकते थे होल्डिंग कंपनी खराब है यहाँ पे, पर क्या ये अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर है, जो भी सीईओ है, जो भी कंपनी के मालिक हो, कुछ नहीं कर रहे। कंपनी जस की तस है, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैसी की वैसी है, इन्वेस्टमेंट को इन्होंने हाथ नहीं लगाया, 1 रुपया भी हाथ नहीं लगाया, कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल बोलने का मतलब यही है, पैनिक करने जैसा कुछ नहीं है। फर्स्ट थिंग है, और गिरा क्यों है उसके रीज़न बताए, ठीक है। और इसमें देखो, हम तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि गिर गया है, ये हो गया है 30-40%, ठीक है। पर इनके पास बहुत सारे अनलिस्टेड स्टॉक भी है, नालवा सन्स के पास, सुमित सिक्योरिटीज़ के पास भी होगा, नहीं होगा वो जाके आप थोड़ी स्टडी करना, ठीक है। तो इसके पास कैसा, थोड़ा अनलिस्टेड स्टॉक भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है। म्यूचुअल फंड छोड़ दो, पर वो अनलिस्टेड जो स्टॉक है, सोचो जब लिस्ट होगा मार्केट में तो उसकी जब वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या बढ़ेगी। थोड़ा लंबा सोचो, नवंबर दिसंबर में ही सबने एंट्री किया रहेगा, मुझको पता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई वहीं पे बना था। अब अभी फरवरी चल रहा है, मतलब मिनिमम मेरे को लग रहा है ढंग से 6 महीना भी नहीं हुआ है और लोग परेशान हो चुके, ठीक है। 20% के ऊपर अगर किसी भी में आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, किसी भी एक बिजनेस में, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि मेरे को 20% से ज़्यादा कमाना है और रिस्क भी नहीं लेना है, तो ये बहुत गलत है। और यहाँ पे खुद मैंने भी किया है इन्वेस्टमेंट, डिस्क्लेमर बता देता हूँ, मैं ऐसा कोई आपको ज्ञानबाजी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर मुझे सही लगा, मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं एवरेज भी करूँगा, ठीक है। अगर मुझे लगा कि बॉटम मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी जो होल्डिंग कंपनी है उसका भी बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इनकी, अभी टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा, इनकी होल्डिंग कंपनियों पे भी मैं स्टडी करने वाला हूँ। अगर मुझको लगेगा कि JSW होल्डिंग,
और JSW, जिंदल, इन सब कंपनी और जो इनकी होल्डिंग कंपनी है, मेजर जो कंपनी होल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है 26-26 करोड़ का, 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ का, अगर लगेगा कि उन कंपनियों का बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब करेक्शन एंड हो गया है, तो मैं एवरेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पैनिक जैसा कुछ करो नहीं, थोड़ा शांति रखो और मार्केट थोड़ा अच्छे फेज़ में आने दो। और जब मार्केट अच्छे फेज़ में आ जाए, म्यूचुअल फंड अच्छे फेज़ में आ जाए और इनकी जो होल्डिंग कंपनी हो अच्छे फेज़ में आ जाए, और उसके बाद ये कुछ परफॉर्म नहीं करे तो हम फिर इसको गाली दे सकते, ठीक है। पर हाल फिलहाल जो इसकी ताकत है, अभी वो हाल फिलहाल गिरे हुए, ठीक है, तो हाल फिलहाल ये भी तो गिरेगा ना, सिंपल लॉजिक वाली बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। इस वीडियो में हमने केवल थोड़ा बिजनेस को समझा, चार्ट पैटर्न और स्टॉक के प्राइस को बिल्कुल भी नहीं समझा, ध्यान देना। और वीडियो में जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए यहाँ पे बताई। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।